वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना। हमने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सेल वॉल के बारे में पढ़ा था। सेल वॉल क्या होती है हमने ये देखा था कि कोई भी एक प्लांट सेल है, उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ओके, एंड सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती है, प्लांट सेल में मिलती है। बिकॉज हमने ये देख रखा था कि एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या हमने ये सब पढ़ा था? इसके अलावा हमने सेल वॉल का इम्पोर्टेंट कंपोजिशन देखा था कि सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, हमें ये भी देख लिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या देखा था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था कि न्यूक्लियस होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी सेल के लिए। ओके, उसको हम हेड क्वार्टर ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये सब हम देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा कि न्यूक्लियस एक बहुत से इम्पोर्टेंट फंक्शंस करता है, वो फंक्शंस हमने देखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन हमने क्या देखा था, वो क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और न्यूक्लियस में भी ये काम कौन करता है, डीएनए। और डीएनए में भी कौन करता है, जीन। एक फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन। उसी में सारी इंफॉर्मेशन होती है और वही क्या करता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ओके, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम अपना थर्ड कंपोनेंट देखने वाले हैं और वो थर्ड कंपोनेंट क्या है, साइटोप्लाज्म। ओके, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे अपने सेल ऑर्गेनिल्स। ओके, कौन कौन से सेल ऑर्गेनिल्स सेल में प्रेजेंट होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, यदि बात की जाए तो हमने सेल की स्ट्रक्चर देख रखी है और आपको यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करे हुई नजर भी आ रही है। ओके, सो जो भी सेल की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इस तरीके से हम एक सेल बना लेते हैं। इस सेल के अंदर जो ये लिक्विड फ्लूइड आपको नजर आता है, ठीक है, बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, फिर उसके चारों तरफ आपने देखी होगी, हमने इतने दिन से स्टडी की है, ये एक लिक्विड फ्लूइड नजर आता है। इस फ्लूइड को ही क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, समझ आया। तो सेल का जो लिक्विड फ्लूइड है, ठीक है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्योंकि आउटर मोस्ट कवरिंग तो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और सेंटर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनके मिडल के अंदर जो भी लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, 1862 में साइटोप्लाज्म को सबसे पहले कोलिकर ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था, कोलिकर ने डिस्कवर किया था कि साइटोप्लाज्म जैसी कुछ चीज होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, आपकी सेल के अंदर होती है। ओके, सो समझ आया साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है वो टू पार्ट्स कंटेन करके रखता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या कंटेन करके रखता है, टू पार्ट्स। वन पार्ट होता है साइटोसोल और सेकंड पार्ट होता है सेल ऑर्गेनिल्स। वो हम पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ क्या लिखे हुआ है, साइटोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Cytoplasm is discovered by Kolikar in 1862. ये देखो यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल नजर आ रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, अब मैं किस चीज की बात कर रही थी, हम बात कर रहे थे कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। वन होता है साइटोसोल और सेकंड होता है सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, इन दोनों पार्ट से मिलकर ही क्या बना होता है, साइटोप्लाज्म बनता है सेल का। अब ये साइटोसोल क्या होता है, तो जस्ट अभी हमने बात की कि जो साइटोप्लाज्म क्या होता है, लिक्विड फ्लूइड होता है। जो भी लिक्विड पार्ट साइटोप्लाज्म का बनाता है वो कौन बनाता है, साइटोसोल बनाता है। ठीक है, तो साइटोसोल क्या होता है, ये एक्वस पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें कंटेन करी हुई होती है, प्रोटीन्स होता है, वाटर होता है, ठीक है, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और 1% अदर चीजें भी प्रेजेंट होती हैं इस साइटोसोल के अंदर। और ये किसका पार्ट है, साइटोप्लाज्म का पार्ट है। ठीक है, सो इसके अलावा यदि हम बात करें तो साइटोसोल हो गया एक पार्ट, तो सेकंड पार्ट होता है सेल ऑर्गेनिल्स, जो हमने अभी जस्ट सेल देखी है। ठीक है, कोई भी एक सेल बनाते हैं, ये क्या है,
सेल की आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन, मिडल में वही क्या हमारा न्यूक्लियस आ गया। ये क्या होता है, जो फ्लूइड है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब जो ये लिक्विड पार्ट है इस साइटोप्लाज्म का, ये किससे बना होता है, साइटोसोल से, जस्ट अभी देखा। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। इन ऑर्गेनिल्स को ही क्या बोला जाता है, सेल ऑर्गेनिल्स। देखो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। ठीक है, हमने देखा था कि जितने भी सेल ऑर्गेनिल्स है वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, जस्ट अभी देखा हमने। अब ये सेल ऑर्गेनिल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, वो भी हम स्टडी करेंगे। सेल ऑर्गेनिल्स माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ठीक है, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल ऑर्गेनिल्स में ही आते हैं, जो मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुकी हूँ। हमने सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत पहले। ठीक है, क्या किसी भी सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए क्या प्रेजेंट्स होते हैं, ये ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि एक यदि आपकी एक सेल है तो क्या होगा, उस सेल को बहुत सारे फंक्शंस करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अदर फंक्शंस करने के लिए जो आपके ये सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, ठीक है, सेल ऑर्गेनिल्स ये हेल्प करते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या प्रेजेंट होते हैं, सेल में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, न्यूक्लियस भी एक तरह का आपका सेल का कंपोनेंट होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। वो किस लिए हेल्प करता है, आपके हेरिडिटी ट्रांसफर में हेल्प करता है। ठीक है, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन में। इसके अलावा बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो भी कुछ ना कुछ काम करता है। प्लास्टिड होता है, वो हेल्प करता है कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने में। ठीक है, सो ये सब जो भी सेल ऑर्गेनिल्स सेल में प्रेजेंट होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस करने में क्या करते हैं, सेल की हेल्प करते हैं। ओके, समझ आया। चलो देखो, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। साइटोसोल में डिवाइड होता है, एक सेल ऑर्गेनिल्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, साइटोसोल। Aqueous soluble part contains various fibrous protein forming cytoskeleton. It contain about 90% water, 7% protein, 2% carbohydrate and 1% एक्सेट्रा अदर्स चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ आया साइटोसोल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब देखते हैं अपने सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में। ठीक है, देखो सेल ऑर्गेनिल्स, living part of the cells having definite shape, structure and function bounded by plasma membrane. There are single membrane bound, double membrane bound and non-membrane bound cell organelles. अब आपके सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं, लेकिन जो सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, कुछ तो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं, कुछ ऑर्गेनिल्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होती है जिनके बाहर। ठीक है, और कुछ होते हैं जिनमें क्या होती है, मेम्ब्रेन होती नहीं है, वो ऐसे ही होते हैं ऑर्गेनिल्स। ठीक है, साइटोप्लाज्म में विदाउट मेम्ब्रेन पड़े रहते हैं, उनकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये 3 टाइप की कैटेगरीज होती है जिसमें आप अपने सेल ऑर्गेनिल्स को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यदि बात की जाए जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन के आते हैं आपके पास में ऑर्गेनिल्स। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम्स, ये चारों के चारों क्या होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं। फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स की बात करें तो सिर्फ 2 होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ठीक है, ये 2 ऐसे ऑर्गेनिल्स है जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन दोनों ऑर्गेनिल्स में इनका खुद का डीएनए होता है। ठीक है, यदि मैं बात करूं हमारे पूरी सेल के अंदर बात करते हैं तो न्यूक्लियस के पास में अपना क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, जो पूरे सेल के लिए हेल्प करता है। यही तो बात की थी हमने, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर्स को, तो वो डीएनए कर रहा है। और वो किसके पास है, सेल में, न्यूक्लियस के पास में। बट न्यूक्लियस के अलावा 2 ऐसे ऑर्गेनिल्स भी होते हैं जिनके पास उनका खुद का डीएनए होता है, और वो होते हैं कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये ध्यान में होना चाहिए कि ऐसे न्यूक्लियस के अलावा कौन से ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, और वो कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। ओके, समझ आया। आगे देखो, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये तीनों के तीनों ऑर्गेनिल्स होते हैं जिनको कोई मेम्ब्रेन बाउंड करके नहीं रखती है। ओके, तो क्या हमें साइटोप्लाज्म समझ में आया।
साइटोप्लाज्म कौन से पार्ट से कंटेन होता है, ठीक है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का सेल ऑर्गेनेल्स भी, ठीक है। देखो क्या होता है सेल ऑर्गेनेल्स, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटर्स, लाइसोसोम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ये जितने भी यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सब की हम डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट के अंदर ER। अब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा नहीं बोलेंगे, उसको ER ही बोलेंगे। ओके, गॉट इट, समझ आ गया सबको। अब चलते हैं और देखते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती क्या है। ओके, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो आपके न्यूक्लियस के बाहर, हमने न्यूक्लियस की स्टडी की थी, न्यूक्लियस के बाहर एक लार्ज नेटवर्क आपको नजर आता होगा, ठीक है। उस नेटवर्क को ही क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूल से बना हुआ नेटवर्क होता है, ठीक है। उस नेटवर्क को बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कैसा होता है आपका ये न्यूक्लियस था, ओके। न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिखाई दी होगी, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ER बोलते हैं। क्या ये आपको ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, थोड़ी बहुत ट्यूब्स जैसी स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। और ये किससे अटैच्ड है, न्यूक्लियस से अटैच्ड है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर एक लार्ज ट्यूब्यूल से बनाया हुआ फ्रेमवर्क जो होता है, नेटवर्क बोल दो आप, ठीक है। ट्यूब्यूल लाइक जाली तो नजर आ रहा है ये, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ओके, अभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। एक होती है आपकी RER और एक होती है आपकी SER। ओके, अब ये शॉर्ट फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी तो पता होनी चाहिए बेटा। RER को बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो ER देख लिया हमने, ER के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 पार्ट्स क्या है, RER और SER। अब किसी भी चीज को यदि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है या फिर कितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके डिवाइडेशन का कोई तो बेस होता होगा कि किस बेसिस पे हमने इसे डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER और SER में डिवाइड किया है, तो वो किस बेसिस पे किया है, मतलब हम इसको रफ और स्मूथ ER क्यों बोलते हैं। तो जो RER होती है हमारे पास में क्या होती है, ये पूरी ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके क्या होता है, बाहर ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है उसके बाहर सरफेस पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके से राउंड राउंड, ठीक है। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर, जो आपको नजर आ रहे होंगे ये गोले गोले राउंड राउंड मैंने लगाए हैं, ठीक है। इसकी वजह से सरफेस क्या रफ हो जाएगी, ठीक है। सबको समझ आ रहा है, एक तो क्या प्लेन सरफेस होती है लाइक इस तरीके से, एक को ट्यूब्यूल बनाते हैं हम, इस तरीके से आपकी प्लेन सरफेस है, ठीक है। इस पे कुछ नहीं है तो आपको ये रफ रफ नजर नहीं आएगी, लेकिन आपकी कोई प्लेन सरफेस है उस पर कुछ ना कुछ चीज हम रख दे तो वो रफ हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम RER को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं, सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इसलिए वो रफ होती है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो रफ नजर आती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ठीक है। वहीं पे यदि SER की बात करें तो उसकी सरफेस बिल्कुल क्लियर होती है, उस पर कोई भी राइबोसोम्स के मॉलिक्यूल्स या राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्मूथ ER, बिल्कुल क्लीन, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। चलो देखो, आपको यहाँ पे डायग्राम से अच्छे से समझ आएगा, हम सीखते हैं डायग्राम से। ये जो न्यूक्लियस है बीच में मिडल में पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, ओके, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये क्या है, अपना न्यूक्लियस है, ओके, मिडल के अंदर। अब इस न्यूक्लियस के बाहर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी, ओके। ये जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इस तरीके की, बिल्कुल अब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रही है, 2 तरह की, एक तो ये इधर है और एक ये वाली है, ठीक है। तो इन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को ही हम क्या बोलते हैं, ER बोलते हैं। फ्रेमवर्क नजर आ रहा है पूरा नेटवर्क।
अब ये जो बाहर की तरफ नजर आ रही है ये वाली, इस पे आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे होंगे रेड कलर के, ठीक है। जो ये डॉट 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 है इसको ये राइबोसोम्स है, और राइबोसोम्स की वजह से ये रफ नजर आती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे यदि इसकी बात करें तो इसकी सरफेस पे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नजर आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the endoplasmic reticulum ER is a large network of membrane bound tubes and sheets. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. Plasma membrane के similar होती है structure में. There are two types of ER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Okay, हम पढ़ चुके हैं इनको rough और smooth endoplasmic reticulum क्यों बोलते हैं, okay? यदि इसके अलावा हम बात करें तो जो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम्स प्रेजेंट होने की वजह से जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसका मैन्युफैक्चर करती है, प्रोटीन्स का, ठीक है। तो प्रोटीन्स को बनाने में आपकी हेल्प कौन करता है सेल में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी करती है RER, ओके। और यदि वही बात की जाए अपनी स्मूथ ER की, दैट्स मीन SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो आपका लिपिड और क्या करती है, फैट के मॉलिक्यूल्स को बनाने में, सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है, ओके। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosome attached to its surface. Okay, the ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufactures. Just अभी बताया मैंने. The manufactured proteins are then sent to various places in the cell depending on need using the ER. अब ये ER बनाती है तो सिंपल सी बात है, जहाँ भी सेल में जिस भी पार्ट के अंदर प्रोटीन्स की नीड होगी उस पार्ट को प्रोटीन कौन प्रोवाइड करवाएगा, ER करवाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चर वो कर रही है तो वो ध्यान भी रखेगी कि किसको प्रोवाइड करवानी है चीजें, ओके। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं स्मूथ ER के बारे में, ओके। चलो देखो, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, the SER helps in the manufacture of fat molecules और lipids. इम्पोर्टेंट फॉर सेल फंक्शंस, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सेल्स के लिए, प्रोटीन भी नीड होती है, फैट मॉलिक्यूल्स की भी नीड होती है, और उसके अलावा क्या होता है, प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैन्युफैक्चर सेल के अंदर की जाती है, ओके। आगे देखो, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस का मतलब किसी चीज को बनाना, ठीक है, जेनेसिस होता है, और मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन को बनाना। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन करता है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता क्या है, यदि आपकी कोई भी मेम्ब्रेन है सेल की, ठीक है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसको बनाया जा रहा है, किसके थ्रू, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स का मतलब क्या बोल रहा है ये, कि आपकी SER और RER दोनों मिलके क्या करती है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का काम करती है, मेम्ब्रेन डेवलपमेंट, मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। किसको, ER को। पूरा ER का ही वर्क बता सकते हैं, क्योंकि ये स्मूथ और रफ दोनों ER करती है। क्यों, क्योंकि रफ ER से हमें पता चला कि रफ ER किसका सिंथेसाइज करती है, प्रोटीन का, ठीक है, और प्रोटीन में भी ये हेल्प करती है, प्रोटीन की हेल्प होगी इसके अंदर, और SER किसका करती है, लिपिड्स का, ठीक है, और लिपिड्स भी इसके अंदर यूज हो रहे हैं। तो प्रोटीन और लिपिड्स की हेल्प से ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन का। और आपको पता हो या नहीं भी पता है तो आज ध्यान रखना, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत से मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स, इन सब से मिलकर बनी हुई होती है। तो वो बनाने में प्रोटीन और लिपिड हेल्प कर रहे हैं, तो ये कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, ER से सिंथेसाइज होते हैं। तो ER ही किस में हेल्प करती है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्प करती है, ओके, समझ आया। चलो इसके अलावा क्या करता है SER, SER
प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। अब सेल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है, वो इतना वर्क करती है कि बहुत से क्या हो जाते हैं, कोई पॉइजन चीज़ हो गई है, ठीक है, कोई ड्रग सेल के अंदर मिल गया है, तो उसको क्या करते हैं, डिटॉक्सिफाई करने में कौन हेल्प करती है, एसीआर हेल्प करती है, ठीक है। तो आपकी टोटल यदि मिला के बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करती है, ठीक है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें मैं, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो क्या करती है, एक बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है। अब ये क्या बोला मैंने, फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल के थ्रू होने वाली एक्टिविटीज़ होती है उनको हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। लाइक हमारा डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, वो क्या होती है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होती है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइटोप्लाज्मिक सरफेस प्रोवाइड करवाती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है, जिसकी वजह से जो ये बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही है वो आसानी से इजीली हमारी बॉडी के अंदर होती रहती है, ठीक है। तो डायरेक्टली बात कर इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात करें तो ये क्या करती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपकी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करती है, ओके। चलो इसके अलावा देखें तो ये मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी, हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अटैच्ड होते हुए बहुत सारा इसका नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ओके। इस तरीके से होती है ये, कुछ इस तरीके से क्या प्रेजेंट होती है, हमारी आर और एस प्रेजेंट होती है, मतलब टोटल बात करें तो ER प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसके अलावा ये न्यूक्लियस के बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर ये आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट कवरिंग मान लो, मतलब सेल मेम्ब्रेन, फिर इसके पास में क्या है, साइटोप्लाज्म है, ओके। तो क्या करती है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूल्स का या फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उस ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कौन करता है, आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करती है। क्योंकि जस्ट अभी हमने एक डायग्राम देखा, आपको नजर आया होगा, यहाँ पे देखो पूरे न्यूक्लियस को बाहर से किसने सराउंड कर रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ठीक है, पूरी तरीके से। और ये आपका जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, साइटोप्लाज्म हो जाता है। तो न्यूक्लियस से कोई भी आपको मॉलिक्यूल्स को बाहर ट्रांसफर करना है या फिर बाहर से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर भेजना है, तो उस ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है, साइटोप्लाज्म। कौन हेल्प करता है, ER हेल्प करती है, ओके। चलो देखो क्या है, वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स between various region of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus, यही बताया जस्ट अभी मैंने। The ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface or some of the biochemical activities of the cell, ये ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो क्या हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है, उसके फंक्शंस एंड उसके पार्ट्स देख लिए हमने, ओके, और डायग्राम भी देख लिया है। तो क्या हमें यहाँ तक सबको समझ आ चुका है। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा, साइटोप्लाज्म देखा और सेल ऑर्गेनिल्स का फर्स्ट सेल ऑर्गेनिल ER हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।